and welcome to my channel. I'm Ankita. इस वीडियो में हम बात करेंगे जेन एयर के बारे में. जेन एयर by Charlotte Bronte. First of all, I have split this video on Jane Eyre in two parts. तो इस पहले पार्ट में हम देखेंगे about the detailed background of the novel, setting के बारे में और narrator and all के बारे में. और second video में I will be talking about the detailed summary and we will also be discussing some of the themes of the novel. So let's start with the introduction. The novel Jane Eyre is written by Charlotte Bronte. सबसे पहले Jane Eyre pronunciation है Eyre, A-I-R वाला जो Eyre होता है उसी की तरह इसको प्रोनाउंस किया जाता है जिसमें कई बार बच्चे गलती करते हैं. So Jane Eyre by Charlotte Bronte. नॉवल पहली दफा पब्लिश हुआ था 1847 में और शार्लेट ब्रॉन्टे का पेन नेम था, सूडोनिम था जिसके अंडर वो लिखती थी. बिकॉज यू वुड नो उस टाइम पर जो औरतें थी उनको अगर वो पब्लिश करती थी तो उनको इतना फेवरेबली नहीं देखा जाता था, तो इसलिए जो शार्लेट ब्रॉन्टे थी उनका पेन नेम था उनकी बाकी दोनों बहनों की तरह. तो जो शार्लेट ब्रॉन्टे है उनका पेन नेम था क्यूरर बेल, CURRER, क्यूरर बेल. और उन्होंने इसी नाम के अंडर ये नॉवल पब्लिश किया था. जब नॉवल पहली दफा पब्लिश हुआ था तो उसका फुल टाइटल था जेन एयर एन ऑटोबायोग्राफी. राइट, नॉवल एक बिल्डिंग्स रोमान है. बिल्डिंग्स रोमान क्या होता है? इट्स अ जॉनर जो कि ट्रेस करता है द ग्रोथ ऑफ द प्रोटैगनिस्ट, के वो कैसे मैच्योर होता है इवेंचुअली. तो सेम वे हमारा ये जो नॉवल है ये ट्रेस करता है ग्रोथ जेन एयर की, जो हमारी एपोनिमस हीरोइन है. एपोनिमस का मतलब होता है जो नॉवल की प्रोटैगनिस्ट हो उसका नाम और जो बुक का नाम है दोनों अगर सेम होते हैं तो हम बोलते हैं इट्स एन एपोनिमस हीरो या एपोनिमस हीरोइन. जैसे कि ट्रिस्ट्रम शैंडी है तो उसमें उस प्रोटैगनिस्ट का नाम भी ट्रिस्ट्रम शैंडी है और नॉवल का नाम भी ट्रिस्ट्रम शैंडी है, तो दैट इज आल्सो एन एपोनिमस हीरो. यहाँ पर सिमिलरली जेन एयर इट्स एन एपोनिमस हीरोइन. तो जो नॉवल है वो ट्रेस करता है हमारी इस एपोनिमस हीरोइन की ग्रोथ को. एंड ऑल्सो यू नो जब नॉवल आया था तो इट रेवोल्यूशनाइज्ड प्रोज फिक्शन, बिकॉज जो नॉवल था वो फर्स्ट पर्सन नैरेटिव में ट्रेस कर रहा था हमारी इस हीरोइन की मॉरल और स्पिरिचुअल ग्रोथ को, उस डेवलपमेंट को. दैट वाज समथिंग न्यू इन फिक्शन एट दैट टाइम एंड दैट इज व्हाई यू नो जो शार्लेट ब्रॉन्टे हैं उन्हें बोला जाता है द फर्स्ट हिस्टोरियन ऑफ प्राइवेट कॉन्शियसनेस एंड शी इज ऑल्सो टेकन टू बी द लिटरेरी एंसेस्टर. जैसे कि जो राइटर्स थे मार्शल प्रूस्ट एंड जेम्स जॉयस जो कि मॉडर्निस्ट एरा के राइटर्स थे ना ये सब. तो जो शार्लेट ब्रॉन्टे है she is taken as the ancestor of such writers. अब आते हैं हम historical background पर. Let's start. तो मिड 1800s में जब ये नॉवल पब्लिश हुआ था, जो विक्टोरियन सोसाइटी थी उसके अकॉर्डिंग इट वाज स्ट्रक्चर्ड इनटू सेपरेट स्फीयर्स. ओके, कि जो पब्लिक स्पेसेस थी वो बिजनेस के लिए थी और पॉलिटिक्स के लिए एंड दे वर द डोमेन ऑफ मैन. और जो घर था वो औरतों के लिए था, दैट इज दैट विमेन बिलोंग्ड इन द होम. जो उस समय की फिलॉसफी थी उसके अकॉर्डिंग जो औरतें थी वो बेस्ट सूटेड थी घर के कामकाजों के लिए, बिकॉज वो फिजिकली वीक हुआ करती थी ऐसा माना जाता था. बट इट वाज आल्सो सेड कि उनके मॉरल्स आदमियों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते थे. तो जो ये परसीव्ड वीकनेस थी, कमज़ोरी थी औरतों की, दिस मेंट कि जो विक्टोरियंस थे, जो विक्टोरियन सोसाइटी में जो लोग थे वो ये मानते थे कि जो पब्लिक स्फीयर है आदमियों का, मर्दों का, दैट थ्रेटेंड जो औरतों की अच्छाई है, गुडनेस है, वो टेंट हो जाएगी एंड दैट इट विल मैनिफेस्ट स्ट्रॉन्ग इमोशंस इन द वुमन. एंड देयरफॉर जो एक अच्छी औरत थी, जो एक गुड वुमन थी, वो सोसाइटी के अकॉर्डिंग शी वॉज सबसर्वियंट टू हर हस्बैंड, बिकॉज जो हस्बैंड है उसको इस दुनिया की ज़्यादा नॉलेज है, ही हैज़ दिस सपोज्ड सुपीरियर नॉलेज दुनिया के बारे में. एंड दैट जो एक अच्छी औरत होती है शी हैज़ अ माइल्ड टेम्पर. तो ये जो स्ट्रिक्ट डिवीजन था इसका मतलब था कि जो हायर सोशल क्लासेस की औरतें होती थी दे हैड नो एक्सेस टू फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, और जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली की औरतें होती थी उनके पास बहुत कम ऑप्शंस होते थे फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए. इस फाइनेंशियल सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए, इसको पाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल एक गवर्नेंस बनना वॉज वन ऑफ द वे शादी के अलावा, ताकि वो अपनी ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी को इंश्योर कर पाएं, जस्ट लाइक आवर प्रोटैगनिस्ट इन द नॉवल जेन एयर.
तो जो ये गवर्नेसेस हुआ करती थी इन द अपर क्लास विक्टोरियन हाउस होल्ड, वो डिपेंडेंट हुआ करती थी यू नो विद द एजुकेशन एंड मैनर्स ऑफ देयर सुपीरियर्स, एंड दे वर नीदर द मास्टर, ना ही वो सर्वेंट की कैटेगरी में आते थे। तो यू नो जो ये जेन का इंसिस्टेंस है ऑन हर एजेंसी एंड दैट शी एक्सेप्ट्स जो उसके स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं उनको, एंड शी मैरीज आउटसाइड हर सोशल क्लास, तो ऑल दिस कंबाइंड जब ये नॉवल पब्लिश हुआ था ना, तो दिस मेड जेन एयर अ स्कैंडलस हीरोइन। टॉकिंग अबाउट द लिटरेरी कॉन्टेक्स्ट, तो इस नॉवल के अंदर जो शार्लेट ब्रॉन्टे हैं, शी ड्रॉज हेविली फ्रॉम द गॉथिक लिटरेरी ट्रेडिशन, और वो काफ़ी पॉपुलर था उस ज़माने में एंड इट वॉज ग्रोइंग इन पॉपुलैरिटी। हॉरेस वॉलपोल का जो कैसल ऑफ ओट्रांटो है वो 1764 में पहली बार पब्लिश हुआ था और उसे जनरली पहला गॉथिक नॉवल माना जाता है, एन इम्पॉर्टेंट फैक्ट फ्रॉम द नेट पॉइंट ऑफ व्यू। तो जो स्कॉलर्स हैं वो गॉथिक नॉवेल्स को ग्रुप करते हैं बेस्ड ऑन द ट्रोप्स, के कौन से ट्रोप्स उस नॉवल के अंदर या उस वर्क के अंदर इंक्लूड किए गए हैं। और ट्रोप्स कैसे, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सुपर नेचुरल एंड एक अनक्लियर सेंस ऑफ टाइम एंड द क्वेश्चंस ऑफ पावर एंड यू नो सेक्सुअल परवर्जन और फ्राइटनिंग और हॉन्टेड स्पेसेस। तो ये सारे ट्रोप्स जो हैं वो गॉथिक वर्क से रिलेटेड माने जाते हैं, गॉथिक ट्रेडिशन से रिलेटेड माने जाते हैं। तो जो हमारा ये नॉवल है, ऑल्दो वो एक रियलिस्टिक फिक्शन है, पर ब्रॉन्टे इस गॉथिक ट्रेडिशन से भी काफ़ी हेविली ड्रॉ करती हैं, स्पेशली इन द सेटिंग ऑफ थॉर्नफील्ड हॉल एंड फॉर द कैरेक्टर ऑफ बर्था मेसन। जो ये थॉर्नफील्ड हॉल है, ऑल्दो ये लिटरली हॉन्टेड नहीं है, बट वो एक डार्क सीक्रेट छुपाता है ऑफ दैट मेंटल इलनेस एंड द हिडन मैरिज, एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स द मिस्टीरियस एंड हॉन्टेड हाउस लाइक अकरेंसेस। जो नॉवल के अंदर गॉथिक एलिमेंट्स है ना, वो हिंट करते हैं कि जो एक आपको देखने में एक सीमिंगली सी मॉरल सोसाइटी लगती है, दैट इज एक्चुअली हाइडिंग corruption. There is actually corruption lurking within that society. Moving on to the genre of the novel. तो स्ट्रक्चरली देखा जाए तो जो नॉवल है जेन एयर, वो सबसे ज़्यादा क्लोजली रिजेंबल करता है एक बिल्डिंग्स रोमान को। बिल्डिंग्स रोमान क्या होता है? बिल्डिंग्स रोमान का लिटरल मीनिंग होता है नॉवल ऑफ एजुकेशन। जर्मन में इसको नॉवल ऑफ एजुकेशन होता है लिटरल मीनिंग, एंड अकॉर्डिंगली ये जो जॉनर होता है ना, ये फॉलो करता है द एजुकेशन एंड मैच्योरेशन इस नॉवल का जो प्रोटैगनिस्ट होता है उसका। सिमिलरली जो हमारा नॉवल है ये जेन एयर, दिस नॉवल ऑल्सो ट्रेसेस द ग्रोथ ऑफ our protagonist, our eponymous heroine Jane, as she literally grows up. उसको छोटे से दिखाते हैं बड़े तक, and also जैसे वो emotionally grow होती है and she takes the ownership of her ideas and her philosophies. शुरुआत से ही जो नॉवल है वो establish करता है कि जो जेन की लाइफ है that is shaped, कि जो उसकी struggle है against those जिनके पास ज़्यादा पावर है। नॉवल के एंड तक आते आते फाइनली जेन को फ्रीडम मिलती है व्हेन शी कम्स टू टर्म्स जो भी कॉन्फ्लिक्टिंग एलिमेंट्स होते हैं उसके लाइफ के, एज शी कम्स टू टर्म्स विद ऑल दैट। एंड जैसा कि बिल्डिंग्स रोमान जॉनर में होता है, ये जो एक्सेप्टेंस है कि यू नो व्हेन जेन कम्स टू टर्म्स विद द कॉन्फ्लिक्टिंग एलिमेंट्स जो उसकी लाइफ में है, इट इज़ दिस एक्सेप्टेंस जो कि जेन की मेच्योरिटी को रिवील करता है। नैरेटर की बात करें नॉवल के अंदर, पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो जो नॉवल है वो फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है, एंड जो जेन है शी सर्व्स एज द नैरेटर ऑफ द नॉवल। जो नॉवल की इंसिडेंट्स हैं वो जेन नरेट करती है। जब नॉवल ख़त्म हो जाता है ना, उसके 10 साल बाद के पॉइंट ऑफ व्यू से जेन इस नॉवल की इवेंट्स को नरेट करती है, जिसका मतलब ये है कि जो जेन है वो अपनी जो प्रीवियस सेल्फ थी उसके साथ रिलेट भी कर सकती है और उसके ऊपर कमेंट भी कर सकती है। जब आप अपनी लाइफ पास्ट में देखते हो तो ऑफ कोर्स यू कैन रिलेट ऑल्सो, एंड यू कैन ऑल्सो से कि यार ये गलतियां थी, ये ठीक था, ये सही था, राइट? सो शी डज द सेम। तो कहीं कहीं नॉवल के अंदर वो इवेंट्स को डिस्क्राइब करती है जैसा उसने एक्सपीरियंस किया था, एंड कभी कभी ओकेजनली शी ऑल्सो स्लिप्स इनटू द प्रेजेंट टेंस। कई बार जो ये सडन स्विच होता है प्रेजेंट टेंस में, वो रिफ्लेक्ट करता है जेन की जो एगनाइज्ड मेंटल स्टेट है उसको। रीडर्स जो हैं वो इस प्रेजेंट टेंस में जो स्विच करती है जेन, दैट दे कैन ऑल्सो इंटरप्रेट दिस एज कि जो जेन है वो ट्रॉमेटिक इवेंट्स को दोबारा रीलिव कर रही है,
एंड विच एम्फसाइजेस कि जो वो ट्रोमैटिक इवेंट्स थे उनका लास्टिंग इम्पैक्ट। कुछ और चैप्टर्स में जो जेन है शी मेक्स यूज ऑफ द डिस्टेंस, वो 10 साल बाद नॉवल के खत्म होने से इवेंट्स को डिस्क्राइब करती है, राइट? तो ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम द इवेंट्स दैट शी हैज एक्सपीरियंस्ड, शी यूजेस दैट ताकि वो रीडर की अटेंशन को ड्रॉ कर सके कि टाइम जो है वो बीत चुका है, एंड जो जेन है वो इवेंट्स को हाइंडसाइट में नरेट कर रही है। पूरे नॉवल के दौरान जो जेन है उसकी स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस हैं इवेंट्स के बारे में, चीज़ों के बारे में, और वो जो उसकी ओपिनियंस हैं, स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस हैं, उसकी ओपिनियंस का रीडर की ओपिनियन पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। द ओपिनियंस दैट शी हैज ऑफ इवेंट्स ऑफ और परहैप्स ऑफ अदर कैरेक्टर्स। तो फॉर एग्जाम्पल जब वो नॉवल के अंदर ब्लांच इनग्राम को डिस्क्राइब करती है तो शी एम्फसाइजेस कि जो ब्लांच का एक्सप्रेशन था उसके अंदर एक एरोगेंस थी, एंड उसकी वजह से जो रीडर्स हैं दे ऑल्सो डिसलाइक ब्लांच। जो ब्लांच का इवेंचुअल बिहेवियर होता है वो एक्चुअली में जेन की इस जजमेंट को जस्टिफाई भी करता है, विच टेल्स द रीडर कि जो जेन का पॉइंट ऑफ व्यू था दैट वाज ऑन पॉइंट। अब नॉवल की सेटिंग के बारे में बात करते हैं, एंड दैट्स प्रिटी इंपॉर्टेंट, ऑल राइट। तो जो नॉवल है दैट टेक्स प्लेस इन 5 सेटिंग्स। सबसे पहले गेट्सहेड हॉल, then second Lowood School, third Thornfield Hall, fourth Moore House and the fifth Ferndean। हर एक जो सेटिंग है वो जेन की लाइफ की एक डिफरेंट स्टेज को दर्शाती है। तो जो सबसे पहला है गेट्सहेड हॉल, वहाँ पर वो रीड्स के साथ रहती होती है और उसने अपना बचपन वहाँ गुजारा होता है। यही वो जगह है जहाँ पर वो रेड रूम होता है, द प्लेस जहाँ पर शी अंडरगोज हर फर्स्ट terrifying experience, and which is an encounter with her uncle Reed's ghost, a supposed encounter. We do not actually know that, so that is why a supposed encounter। इस एनकाउंटर के बाद जो जेन में चेंज आता है उसकी वजह से मिसेस रीड इज प्रॉम्प्टेड कि वो उसको लोवुड स्कूल भेजे। लोवुड स्कूल जो जगह होती है वहां पर दैट इज अ सिमिलर काइंड ऑफ प्लेस विच इज फिल्ड विद ऑप्रेसिव सर्कमस्टांसेस। ब्रॉन्टे ने इस स्कूल को मॉडल किया था आफ्टर एन इंग्लिश स्कूल जो उन्होंने खुद अटेंड किया था अपनी बहनों के साथ। लोवुड के बाद जेन जाती है थॉर्नफील्ड हॉल वेयर शी मीट्स रॉचेस्टर, एंड दिस थॉर्नफील्ड हॉल इट हैज अ फ्राइटनिंग प्रेजेंस रात के समय, और ब्रॉन्टे कुछ गॉथिक एलिमेंट्स को यूज करती हैं सच एज द डिस्क्रिप्शंस ऑफ द सुपरनैचुरल सेटिंग को डिफाइन करने के लिए। काफ़ी जो गॉथिक नॉवेल्स होते हैं ना दे एक्सप्लोर जो एंग्जाइटीज होती हैं अराउंड सेक्सुअलिटी, एंड उसी की तरह जो थॉर्नफील्ड है दैट इज वेयर जहाँ पर जेन एक्सप्लोर करती है रोमांटिक पैशन विद रॉचेस्टर। देन शी मूव्स टू मोर हाउस एंड फर्नडीन इन द लास्ट। जो लास्ट की 2 सेटिंग्स हैं मोर हाउस एंड फर्नडीन, उनकी जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है वो इतनी नहीं है लेकिन उनके नाम इम्पॉर्टेंट हैं। जो वर्ड मोर है दैट सिग्निफाइज अ मोरिंग, एंड मोर हाउस वो जगह है जहाँ जेन को उसकी इनहेरिटेंस मिलती है, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन हर लाइफ शी हैज सम स्टेबिलिटी। जो फर्नडीन में जो लास्ट जगह है फर्नडीन, वहाँ पर ये जो वर्ड है फर्न दैट सिंबलाइजेज न्यू ग्रोथ जो जेन और रॉचेस्टर वहाँ पर एक्सपीरियंस करेंगे, और जेन ये कंफर्म करती है कि उसने लास्ट के जो 10 साल हैं वो उसने खुशी खुशी गुजारे हैं यहाँ पर विद रॉचेस्टर बाय हिज साइड, लिविंग विद हिम एज हिज वाइफ एंड as his equal। इसके साथ I would like to wrap up आज का वीडियो। Do watch the next video because उसके अंदर I will be talking about the detailed summary, and apart from that I will be discussing the important themes and an important symbol which is the red room, the character of Bertha Mason and what she symbolizes. Do watch that video also for a detailed analysis on Jane Eyre, and do not forget to follow me on my social media। सारे links आपको नीचे description box में मिल जाएंगे। Thank you so much।